दोस्तों, तो इससे पहले आप लोगों ने बिहार में चला था। अब चलिए बिहार का इतिहास मैं बताने वाला हूँ, प्राचीन बिहार का इतिहास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, जिससे और भी सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम आता होगा बिहार जीके में तो वो उनको समाधान मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मैं चलते हैं प्राचीन बिहार पे। ठीक है, प्राचीन बिहार ऐतिहासिक दृष्टि से बिहार प्राचीन भारत का एक समृद्ध एवं वैभवशाली क्षेत्र रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐतिहासिक दृष्टि से बिहार की समृद्धि को देखते हुए इसे भारतीय इतिहास के गर्भगृह कहा जाता है। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल से ही यह मानव सभ्यता एवं संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, जिसका देश के इतिहास और संस्कृति जीवन की निर्णायक के रूप में रही है। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए देखते हैं कि प्राचीन इतिहास में पहली बार 3 प्रमुख महाजनपदों का मगध, अंग और वाणिज्य संघ के रूप में बांटा हुआ है। मगध की लिच्छवी गणराज्य के शासनकाल की कार्यपद्धति से ही भारत में आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत हुई। दुनिया के पहला गणराज्य लोकतांत्रिक व्यवस्था का जनक वैशाली बिहार का ही अंग है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखते हैं कि हमारे बिहार का वर्णन हमारे 2 महान ग्रंथों रामायण और महाभारत में किया गया है। एक और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने बक्सर के निकट गुरुकुल में ऋषि विश्वामित्र के शिक्षा ग्रहण की थी, तो दूसरी बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध और जैन धर्म के 24वें तीर्थक भगवान महावीर को बिहार की इस ऐतिहासिक भूमि में ही ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ देखते हैं फ्रेंड्स कि कालखंड के अनुसार बिहार के प्राचीन इतिहास को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। तो वह है, पहला है पूर्व पाषाण युग, दूसरा मध्य पाषाण युग, तीसरा नव पाषाण युग, चौथा ताम्र पाषाण युग, पांचवा वैदिक काल, छठा महाजनपद काल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब देखते हैं कि वेद उपनिषद के लिए गए आदर्श वाक्य, जैसे कि पहला ओम भूर्भुवः स्वः जो गायत्री मंत्र माना जाता है, दूसरा सत्यमेव जयते, और तीसरा है कि वसुधैव कुटुंबकम्, अतिथि देवो भव चौथा, मृत देवो भव पांचवा। फिर आपको छठा में देखने को मिलेगा कि सर्वे भवन्तु सुखिन, सातवां है तमसो मा ज्योतिर्गमय। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए यहाँ पे आता है उस बाकी यहाँ पे देखिए तमसो मा ज्योतिर्गमय जो बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। अब चलिए फ्रेंड्स कि वैदिक कालीन नदियाँ, जिसका जो नदी का प्राचीन नाम जो वैदिक काल में रखा गया था उस पर मैं बात करता हूँ। अब जैसे देखिए कि सतलज का प्राचीन नाम क्या है? शतुद्री। ठीक है, ब्यास नदी का विपाशा, रावी का परुशनी, झेलम का वित्सता, चेनाब नदी का आस्किनी, ठीक है, गंडक का सदानीरा। ये सब जो है प्राचीन नाम है। ठीक है, अब चलिए आते हैं कि सिंध नदी का तो सिंधु, घग्गर का दृसदिश या सरस्वती नदी भी बोलते हैं। तो ये था कुछ नदियाँ जिनका कुछ प्राचीन नाम
था। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा दोस्तों। जैसे देख लीजिए महाजनपद काल का जो है बिहार में, जो लगभग 6वीं शताब्दी पूर्व ईसा पूर्व में बुद्ध के जन्म से पूर्व भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बांटा गया था फ्रेंड्स। अब इसमें है कि 16 महाजनपद जो हैं वो कौन कौन हैं, ये आगे चलेंगे। पहले तो ये देख ले कि 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें बौद्ध ग्रंथ और अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भागवती सूत्र से मिलता है। उस समय भारत के 16 महाजनपद और 3 मगध, अंग और वज्जी बिहार में थे। ठीक है फ्रेंड्स, 16 महाजनपद हैं जिनके बारे में आज मैं चर्चा कर रहा हूँ कि पहला अंग है, दूसरा महाजनपद, राजधानी, विस्तार। अब चलिए, पहला में है कि अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा। इसका विस्तार में अगर चलते हैं तो बिहार में भागलपुर एवं मुंगेर के वर्तमान प्रमंडल तथा झारखंड के हबीबगंज एवं गोड्डा जिलों के कुछ हिस्से हैं। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा है कि मगध का राजगिर गिरिब्रज है, वर्तमान के पटना और गया के प्रमंडलों वाले जिले में है। अब चलिए आते हैं वाणिज्य की राजधानी वैशाली है। ठीक है, और वैशाली, इसका अगर विस्तार जाने तो 8 कबीलाई गणराज्यों का संघ बिहार में गंगा नदी के उत्तर में स्थित था। ठीक है फ्रेंड्स, अब मल्ल जो कुशीनगर और पावा में है, यह भी एक गणराज्य संघ जिसमें आधुनिक पूर्वी उत्तर प्रदेश और देवरिया, बस्ती, गोरखपुर और सिद्धार्थनगर जिले आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तब देखिए काशी की राजधानी वाराणसी, वर्तमान में बनारस का इलाका भी है। अब कोसल जो श्रावती है, कोलस की राजधानी श्रावती, वर्तमान का फैजाबाद, गोंडा, बहराइच आदि जिले में इसमें शामिल है। अब चलिए आते हैं वत्स जो कौशाम्बी, वर्तमान समय के कौशाम्बी, प्रयागराज और मिर्ज़ापुर आदि जिले इसके अंतर्गत आते हैं फ्रेंड्स। अब चलिए चेंदी है, चेंदी जो राज्य है उसका शक्तिमती जो राजधानी है और आधुनिक बुंदेलखंड का क्षेत्र में है। अब कुरु जो है, कुरुक्षेत्र का राजधानी इंद्रप्रस्थ है, जो यमुना नदी के पश्चिम में पड़ने वाले इलाके हरियाणा में स्थित है फ्रेंड्स। अब चलिए 10वें की ओर चलते हैं। देखिए 10वें है महाजनपद पंचाल, इसका राजधानी कहाँ है? अहि छत्र कामपिल्य, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से यमुना नदी के पूर्व के इलाके में है। अब यहाँ पे बात आती है फ्रेंड्स कि सुरसेन की राजधानी मथुरा है। ये इसमें आज का ब्रजमंडल क्षेत्र शामिल भी है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि मत्स्य का राजधानी विराटनगर जो है, इसमें राजस्थान के अलवर, भरतपुर और जयपुर के इलाके भी थे। अब अवंती की राजधानी उज्जैन है, जो महिष्मती है, जो आधुनिक राज्य मालवा, राजस्थान, मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र है। अब चलिए आते हैं कि अस्मक का राजधानी पटान, जो पौतन है, इसका महाराष्ट्र नर्मदा और गोदावरी नदी के बीच में है। अब चलिए यहाँ पे आते हैं कि गंधार का राजधानी तक्षशिला है, जो पुष्पकलावती, जो इसके अंतर्गत पाकिस्तान के पश्चिमी इलाके और पूर्व अफगानिस्तान इलाके आते हैं। कहाँ पे हैं तक्षशिला? तो पाकिस्तान में। ठीक है, अब आते हैं कि कम्बोज के राजपुर फाटक जो इसका राजधानी है, इसकी पहचान पाकिस्तान के हजारा जिले के तौर पर की गई थी फ्रेंड्स। अब चलिए चलते हैं कि प्राचीन बिहार में धर्म सुधार आंदोलन।
प्राचीन बिहार में धर्म सुधार आंदोलन जो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के आसपास नई चिंतन धाराओं के जन्म लिया, जिसे इतिहास के धार्मिक सुधार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आते हैं कि उत्तर वैदिक काल में कर्मकांडीय जटिलताओं और जातीय विषमताओं के साथ साथ अनेक सामाजिक बुराइयों से भी ग्रसित हो चुका था, जिससे लोग त्रस्त थे। बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने जब शांति और सामाजिक समरसता का प्रचार किया तो लोगों ने खुले दिल से स्वागत भी किया था फ्रेंड्स। अब चलिए यहाँ पे है कि बुद्ध और महावीर दोनों लगभग समकालीन थे और दोनों ने ही इस बात पर बल दिया कि वास्तविक सुख बौद्धिक समृद्धि एवं धार्मिक अनुष्ठानों से नहीं बल्कि दया, दान, मित व्यक्ति जैसे मानवीय सरोकार वाले अच्छे सामाजिक कर्मों से मिलता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये था प्राचीन बिहार के धर्म सुधार आंदोलन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है कि बौद्ध धर्म के प्रतीक जो घटना घटा है और उसका चिन्ह तथा प्रतीक दोनों एक ही है। तो चलिए, बौद्ध धर्म का जन्म कहाँ हुआ था और गृह त्याग कहाँ हुआ, इसका प्रतीक क्या है और जन्म का चिन्ह क्या है, तो कमल एवं साड़ है। ज्ञान का प्रतीक क्या है, तो पीपल बौद्ध वृक्ष है। और निर्वाचन का पद चिन्ह है। और मृत्यु महापरिनिर्वाण जो स्तूप है। अब चलिए, बौद्ध का जन्म का चिन्ह क्या है, तो वह है कमल एवं साड़। तो ये था फ्रेंड्स बौद्ध धर्म के प्रतीक, जिनका जन्म, गृह त्याग, इसका चिन्ह क्या था, घोड़ा। ज्ञान कहाँ मिला था, तो पीपल। निर्माण कहाँ था, तो पद चिन्ह। मृत्यु महापरिनिर्वाण स्तूप था। इसका घटना जन्म। ठीक है, ये सब थोड़ा आप देख लीजिएगा, मैं भी देख लेता हूँ। तो फ्रेंड्स आज का इतना ही। अब आगे नेक्स्ट वीडियो मिलेगा कि बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं, उनके प्रतीक। तो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।